जय हिंद। आज का जो वीडियो है ये पॉलिटी सेक्शन से होगा। इसमें हम पॉलिटी के क्वेश्चन जो अभी हाल फिलहाल के एग्जाम जो हुए हैं उन क्वेश्चंस के कलेक्शन होंगे ये। जो से कि आप लेंगे एमपीपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, आपका उत्तराखंड पीएससी, राजस्थान पीएससी, झारखंड पीएससी, सीजीपीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी, यानी कि और भी एग्जाम है जैसे कि देखेंगे आप सीएपीएफ, इन सब एग्जाम, यूपीएससी, आईएएस के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन ये आपके पॉलिटी सेक्शन से आए हैं उन क्वेश्चंस के कलेक्शन को हम जो है डिटेल में भी करेंगे। इसका आंसर भी डिटेल में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और उससे पहले एक चीज कहना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, अगर कुछ सीखने को मिलता है, तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जरूर जुड़िए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपके ये काम की चीज थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये क्या है, पॉलिटी सेक्शन से होगा और सिर्फ अभी हाल फिलहाल के एग्जाम के क्वेश्चन कलेक्शन होंगे। ठीक है, तो पहला जो और चैप्टर वाइज भी है इसमें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा सरकार की शासन प्रणाली के तो तहत आएगा क्वेश्चन, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से पहला क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है। तो जो स्टेटमेंट जो है एक तो आंसर हो जाएगा और बाकी जो दिए होंगे वो भारतीय संघवाद की विशेषता होंगी। तो हम जो है अपना जो भी स्टेटमेंट्स ऑप्शंस में दिए हैं उन सभी को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए जो है आपका स्टेटमेंट दिया है, न्यायालय संविधान और सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियों का निर्वचन इंटरप्रेट कर सकती है। तो बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि आपको पता है कि अपने सुप्रीम कोर्ट को जो है संविधान संरक्षक के रूप में या संविधान प्रहरी के रूप में भी माना जाता है। क्योंकि अगर भी कभी सरकार जो है संविधान के मूल ढांचा में किसी भी तरह का परिवर्तन करती है तो न्यायालय जो है वहां पे रोक लगाती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमारे भारतीय संघवाद की एक विशेषता बिल्कुल है ये। दूसरा है स्टेटमेंट, संघ राज्य और राज्य सरकारों के लिए राजस्व के स्रोत विनिर्दिष्ट किए गए हैं। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि राज्य सरकार और संघ सरकार हमने देखा ही है कि कौन सी सरकार जो है कौन सा टैक्स जो है वसूल करेगी, ये बिल्कुल डिफाइन किया गया है। तो ये बिल्कुल क्या है, हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है। अगला दिया है, संविधान में संघ और राज्यों की शक्ति को विनिर्दिष्ट किया गया है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि सबको पता होगा तीन प्रकार की सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और आपकी समवर्ती सूची, यानी कि स्टेट, यूनियन और कंकरेंट लिस्ट होता है। तो संघ राज्य सूची में क्या होता है कि राज्य के द्वारा कोई भी अगर टॉपिक है राज्य सूची में तो उस पे रूल जो है राज्य सरकार बनाएगी। और वही अगर संघ सूची है तो उसमें जितने भी टॉपिक्स डाले गए हैं वो उस पे क्या होगा, उस टॉपिक पे जो है संघ सरकार ही अपनी, जो केंद्र सरकार है वही अपना रूल लागू करती है। और कंकरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची जो होता है उसमें क्या होता है कि कुछ टॉपिक्स जो होते हैं दोनों के लिए जो विशेष होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, उनको इसमें डाल दिया जाता है संघ सूची समवर्ती सूची में, ताकि जो है दोनों मिल के रूल बनाए। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो संघ सूची वो समवर्ती सूची जो है उसमें अगर वर्चस्व किसी का, लास्टली जो फाइनल होता है रूल, वो संघ सूची के द्वारा ही बनाया गया रूल जो है लागू होता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप कहीं ना कहीं कि हमारा संविधान जो है केंद्र की ओर झुका हुआ महसूस होता है। ठीक है, और अगर इन तीनों लिस्ट में जो है कोई अगर विशेष आपका टॉपिक है, यानी कि कोई पॉइंट है, कोई मुद्दा है, कोई मैटर है जिसको इन तीनों लिस्ट में जो है डिफाइन नहीं किया गया है, तो उसको हमने अवशिष्ट शक्ति में रखा है भारतीय संविधान में। और वो अवशिष्ट शक्ति जो है केंद्र सरकार के लिए संरक्षित रहती है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो गया, सी जो है अपना सही है। अगला स्टेटमेंट दिया है, भारतीय संघवाद शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। तो बिल्कुल आधारित है, लेकिन पूर्ण तरीके से आधारित नहीं है। जैसे कि आप आर्टिकल 50 पढ़ोगे उसमें समझ आ जाएगा आपको। उसके बाद आप 123 देखोगे कि जैसे कि राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है, तो कुछ जगह जो है शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को जो है लागू नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है उसमें पूछा था संघवाद का विशेषता नहीं है। तो पूरी तरीके से जो है ये लागू नहीं होता है पृथक्करण के सिद्धांत। आंशिक रूप से जो है भारत के संविधान में पृथक्करण के सिद्धांत को लिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। चलिए अब डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन ए, देखिए इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप लोग भी एक बार इस पे चेक कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला है भारतीय, अब इसका डिटेल देख रहे हैं, भारतीय संघवाद शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर पूर्णतः आधारित नहीं है। चलिए डिटेल में बता दिया है इसने। भारतीय संघीय व्यवस्था कनाडाई मॉडल पर आधारित है। यह शक्ति के विभाजन के साथ साथ केंद्र को अधिक शक्ति बनाने का प्रावधान करती है। तो बिल्कुल हमने देखा कि केंद्र सरकार की तरफ जो है सूची बनाई गई है, उसमें क्या होता है, केंद्र सरकार की तरफ झुका हुआ दिखता है कि केंद्र सरकार जो है ज्यादा वर्चस्वशाली है। भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता, अब जो संघीय व्यवस्था है उसकी प्रमुख विशेषता क्या क्या है तो ये देख लेते हैं। द्वैध राज्य पद्धति है आपकी, राज्य पद्धति। उसके बाद लिखित संविधान, हम सबको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है, और हम क्या अपनाते हैं, लिखित संविधान, यानी लिखित दस्तावेज जो है हमारे पास है।
शक्तियों का विभाजन बिल्कुल हमने देखा अभी। संविधान की सर्वोच्चता का मतलब ये है कि हमारे संविधान के जो नियम बनाए गए हैं उसको मद्देनजर रखते हुए भी किसी भी नियम को लागू किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके मूल ढांचे में जो है किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जाता है। अगला है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो बिल्कुल स्वतंत्र न्यायपालिका जो एक बार अपॉइंट हो जाती है तो उसको कोई ऐसे नहीं धमका सकता राष्ट्रपति आके कि मैं तुम्हें जो है अपॉइंट से रद्द कर दूंगा तुम्हारी अपॉइंटमेंट, अगर तुमने इस वाले केस पे या किसी भी तरह का केस पे, मान लीजिए राष्ट्रपति की पत्नी का ही कोई केस है, अगर न्यायपालिका के समक्ष आता है तो वो ये आके नहीं धमका सकते हैं कि आपको जो है हमारे पक्ष में ही अपनी जो है निर्णय है वो सुनाना है, क्योंकि वो किसी भी तरह से न्यायपालिका जो है डरता नहीं है, क्योंकि उसकी अपॉइंटमेंट जो है एक बार वो अपॉइंट हो गया तो अब जो है उस पे महाभियोग जैसी 124 आप देखेंगे 4, 124 का सब 4 है शायद वही, तो उसको देखेंगे आप, उसमें विधि विधान जो है कैसे न्यायपालिका को हटाया जा सकता है उसके पद से, ये चीजें लागू की गई हैं वहां पे। तो वो इसीलिए क्या हुआ, हमारा न्यायपालिका जो है किसी भी तरह का निर्णय सुनाने के लिए वो क्या है, बिल्कुल स्वतंत्र है। तो इसीलिए हमारी न्यायपालिका क्या हुई, स्वतंत्र न्यायपालिका हुई। राष्ट्रपति जो है सजेशन 143 के तहत जो है न्यायपालिका को दे सकता है, लेकिन ये न्यायपालिका के ऊपर डिपेंड करता है कि जो है आपका मानेगा या नहीं मानेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 143 थोड़ा सा आर्टिकल आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। एक चीज और इसमें दिया हुआ था कि भारतीय संघीय व्यवस्था कनाडाई मॉडल पर आधारित है। तो अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संघीय व्यवस्था जो है किस कंट्री से उधार लिया गया या अडॉप्ट किया गया है, तो वो कनाडा के जो कंट्री है उससे हमने उधार लिया है। कनाडा से हमने और भी लिया है, जैसे कि राज्यपाल की नियुक्ति स्टेट्स में होती है, उस भी हमने कनाडा से ही लिया है, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर है रेगुलेटिंग एक्ट से ये क्वेश्चन पूछा था। तो ये तो पहले यही याद रखना है आपको कि 1773 को क्या कहते हैं, तो रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। ये भारत में पहला एक्ट आया था। उसके बाद देखिए इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किस एक का 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में उपबंध नहीं किया गया था। तो देखते हैं क्या क्या, और जो भी ऑप्शन दिया होगा उसको भी पढ़ेंगे, क्योंकि एक को छोड़ के बाकी किया गया था यानी कि। तो जैसे देखिए इसने युद्ध और शांति से संबंधित मामलों में बंगाल प्रेसिडेंसी को बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वोपरि बनाया। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इस वाले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को कर दिया गया था, ठीक है। अगला है गवर्नर जनरल और उस उनके काउंसिलरों की पदावधि जो कि क्या थी, तो 5 वर्ष थी। तो ये भी बिल्कुल सही है आपका। देखिए क्या हुआ था कि जो आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत जो है बंगाल का गवर्नर को जो है बंगाल गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाने लगा, और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय समिति की गठित की गई थी। और जो 4 कार्यकारी हुआ करते थे समिति में, उनकी जो है कार्यकाल कितने साल की हुआ करती थी, 5 साल की हुआ करती थी। तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, और इसमें बताना है नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना की गई थी। तो ये बिल्कुल सही है कि 1773 एक्ट के तहत जो है आपका कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना की गई थी, शायद 1774 है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा उनके पहले जो जस्टिस थे लेमेंटियर, मेरे ख्याल से एम्पियर या कुछ थे वो थे। अगला जो है डी नंबर ऑप्शन क्या है, तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल को बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के उत्तराधिकारी को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। तो ये बिल्कुल जो है आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या है, उत्तराधिकारी को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत नहीं था, यानी कि द गवर्नर जनरल इन काउंसिल वाज ऑथोराइज्ड टू अपॉइंट प्रेसिडेंसीज। तो बिल्कुल नहीं है ये। तो ये क्या हो जाएगा, यही जो है मॉडल इसमें मतलब 1774 जो 73 का एक्ट था उसके तहत ये नहीं किया गया था। याद रखिएगा कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट जो है 1774 में स्टैब्लिश हुआ था, और इसके लॉर्ड इम्पे जो है आपके पहले जज बने थे। अब इसका डिटेल देख लेते हैं थोड़ा सा। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर को जो है बंगाल का गवर्नर जनरल से बुलाया जाने लगा, मैंने पहले ही बता दिया था। उसकी सहायता हेतु 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। तो पूछा जाए कितने सदस्य उसमें लगाए गए थे कार्यकारी परिषद में, तो 4 सदस्य। वो क्यों किए गए थे, तो गवर्नर जनरल को जो है उसको सहायता करने के लिए, ठीक है, कामों में। जिनकी कार्यकाल क्या हुआ करती थी इन चारों सदस्यों की, तो 5 वर्ष हुआ करती थी। इस एक्ट द्वारा मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसी को जो है इनके बंगाल के अधीन कर दिया गया था। साथ ही कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। इस एक्ट में गवर्नर जनरल की काउंसिल को बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी के उत्तराधिकारियों को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया था, यानी ऑथोराइज नहीं किया गया था।
अगला क्वेश्चन क्या है, 1813 चार्टर एक्ट के तहत है। तो पहले तो आपको यही याद रखना है कि 1813 का जो है चार्टर एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो चार्टर एक्ट के संदर्भ में क्या सही नहीं है बताना है, तो देख लेते हैं। इस एक्ट ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की। तो बिल्कुल इस एक्ट के तहत जो है भारत में आके ईसाई मिशनरी यानी कि ईसाई धर्म के कुछ ग्रुप हुआ करती थी, उनके मतलब मेन हुआ करते होंगे, जैसे कि आप देखेंगे सभी धर्म में जो है एक मेन हुआ करते हैं, सभी धर्म का क्या कहते हैं उसको, पुजारी जो भी मेन होते हैं वो होते हैं। तो उसी तरह से ये लोग कुछ हुआ करते थे ग्रुप में मिलके, और ये आते थे और अपने ईसाई धर्म के बारे में जो सामने वाले को कन्विंस करते थे। अगर उनको लगता था कि ईसाई धर्म जो है अच्छा है तो वो अपना सकते हैं। इसी तरह का काम जो है ईसाई मिशनरियां जो है प्रचार प्रसार करने का, अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए ये लोग काम करते थे। तो ये अधिनियम जो 1813 का अधिनियम है, इसके तहत ये इनको अनुमति प्रदान की गई थी। अगला है, इसने ब्रिटिश ब्रिटिश इंडिया शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को स्थापित किया। तो बिल्कुल जितने भी इंडिया में जो ब्रिटिश शासित क्षेत्र थे, उसमें क्या है, ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को स्थापित किया गया था 1813 एक्ट के तहत। अगला है, इस एक्ट ने चाय का व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार व्यापार को समाप्त कर दिया। अब देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी ऑप्शन यूज किया है, क्योंकि हमें सबको पता है कि 1813 एक्ट जो है इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी एकाधिकार व्यापार को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन चाय और चीनी को जो है चीन के साथ व्यापार चाय और चीनी को छोड़ के किया गया था। तो यहाँ क्या दिया है, चाय का व्यापार सहित दिया है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है 1813 एक्ट के तहत नहीं किया गया था, और पूछा क्या था, नहीं हुआ था। तो यही सही हो जाएगा आपका ऑप्शन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे चाय का व्यापार सहित लिखा है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि बाद में आप देखेंगे 1833 का एक्ट आएगा, उसके तहत ये सब काम जो है किया जाएगा। तो अब थोड़ा सा इसका डिटेल भी देख लेते हैं। ये कहाँ पूछा है, सीजीपीएससी प्री में पूछा था ये क्वेश्चन। 1813 का चार्टर अधिनियम क्या है, तो इस एक्ट ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की। बिल्कुल, इसने ब्रिटिश इंडिया शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को भी स्थापित किया था। इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में बासिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया था। अब यहाँ पे पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार आया, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा कि पहली बार जो है 1813 एक्ट के तहत ही भारतीय शिक्षा पर जो है 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान जारी किया गया था। यानी कि 1 लाख रुपया जो है भारतीय शिक्षा पर 1813 एक्ट के तहत जो है खर्च किया जाता था। ध्यान रखिएगा 1858 का जो रानी का मैनिफेस्टो था, जितना भी इलाहाबाद में जो पढ़ा गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1 नवंबर को, उसमें जितने भी मैनिफेस्टो कहे गए थे ना, उस जैसे कि देखते हैं आप अभी चुनाव चल रहा है, तो सभी नेता क्या करेंगे, अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगे कि हम जीतेंगे तो आपके गांव में ये सड़क बनवा देंगे, वो करवा देंगे, ये करवा देंगे, 1 लाख रुपया देंगे, दिस दैट। तो ये सब चीजें मैनिफेस्टो क्या होती है, चुनाव जीतने के पहले तक ये खूब चिल्ला चिल्ला के कहते हैं। जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं तो मैनिफेस्टो क्या था क्या नहीं था वो खुद भी भूल जाते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि वो बस कहने की चीजें होती है, व्यवहार में लाने की चीजें ये लोग जारी नहीं करते हैं, ये एक तरह से। तो यही क्या था, मैनिफेस्टो जारी की थी अपनी जो एलिजाबेथ थी, उन्होंने जारी किया, लेकिन व्यवहार में जो है इसमें से 1858 में जो भी मैनिफेस्टो जारी किया गया, तो वो एक भी व्यवहार में नहीं लाया गया, एक को छोड़ के। जैसे कि 1813 के एक्ट के तहत जो शिक्षा के भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई थी, तो वो 1813 एक्ट के तहत लागू भी किया गया। तो एक ही एक्ट जो है आपको लागू किया गया था 1858 के मैनिफेस्टो से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने बताया। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। तो 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की जो व्यवस्था की गई थी ना, तो वो की गई थी 1919 अधिनियम के तहत। तो इसको क्या कहते हैं, 1919 और 1909 के अधिनियम का दूसरा भी नाम है। जैसे कि देखेंगे 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं, और मॉर्लेमिंटो 1909 के अधिनियम को कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर फिलहाल क्या हो जाएगा, 1919 हो जाएगा। अब चलिए 1919 के बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। ये रहा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। इसकी प्रथम बैठक जो हुई थी ना 8 फरवरी 1921 को हुई थी। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की वार्षिक बैठक जो होती थी, उस मतलब वार्षिक लेवल पे एक साल में एक बार बैठक हुआ करता होगा। उसकी अध्यक्षता कौन किया करते थे, तो वाइसराय जो भी होगा तत्कालीन, वही उसी के द्वारा किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा चैम्बर के जो पहले चांसलर थे वो कौन थे, तो बीकानेर के महाराजा सर गंगा सिंह बने थे। अब ये क्वेश्चन कभी भी बन सकता है कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो बना था उसके पहले चांसलर के रूप में कौन नियुक्त हुए थे, तो वो हुए थे बीकानेर के महाराजा सर गंगा सिंह। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है,
किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन के शासन प्रणाली की स्थापना की थी? तो ये बिल्कुल हो जाएगा आपका 1919 का भारत सरकार अधिनियम जो है, इसके तहत प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था प्रणाली जो है लागू की गई थी। आप ध्यान रखिएगा 1919 एक्ट के तहत जो है ये वाली व्यवस्था जो प्रांतों में थी उसको निरस्त कर दिया गया और केंद्रों में जो है द्वैत शासन की व्यवस्था लगा दी गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप ये भी याद रखिएगा कि 1935 का जो अधिनियम है, इसको जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी गाड़ी दी गई है जिसके इंजन में ब्रेक नहीं है। दूसरा ये कहा था कि ये चार्टर जो ये गुलामी चार्टर एक्ट की तरह है, मतलब एक्ट 1935 को गुलामी का चार्टर एक्ट किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था, ध्यान रखिएगा। तो और ये भी चीज़ है कि 1935 अधिनियम जो पूछा जाए भारत सरकार में किस एक्ट का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है? तो 1935 के एक्ट जो है ना, उसका प्रभाव देखने को भारत के संविधान में ज़्यादा मिलता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप देखेंगे, चलिए आगे देखते हैं अब इसके बारे में क्या कहा है। डिटेल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे नाम दिया है 1919 को मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा की गई थी। तो बिल्कुल की गई थी। द्वैत शासन से तात्पर्य शक्ति का बंटवारा करना है। तो द्वैत शासन आप समझ गए कि क्या है? तो शक्ति का बंटवारा करना है इसका मतलब। इस व्यवस्था को भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया था। तो ध्यान रखिएगा 1919 में, देखिए 1919 है तो ध्यान रखिएगा पहले प्रांत आएगा, ठीक है, तो केंद्र आता है, तो प्रांतों में क्या करेंगे? द्वैत शासन लागू करेंगे। उसके बाद 1935 आएगा तो आपका क्या होगा? द्वैत शासन जो है समाप्त कर दिया जाएगा और केंद्र में लगा दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, उसमें भी द्वैत शासन था लेकिन केंद्र के लिए था, और ये 1919 जो है प्रांत के लिए हुआ करता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और ये भी है कि 1935 अधिनियम के द्वारा जो है प्रांतों में लागू आपका प्रांतों से समाप्त कर केंद्रों में लागू कर दिया गया, और कुछ प्रांतों में जो है प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान समाविष्ट किया गया था। तो सिंपल सी बात है, अगर हम प्रांतीय को जो है द्वैत शासन हटा देंगे तो थोड़ा सा स्वायत्ता तो उनको मिल ही जाएगा। तो इससे याद रखिएगा कि प्रांतीय स्वायत्ता का प्रावधान 1935 एक्ट के तहत किया गया था प्रांतों में। ध्यान रखिएगा, प्रांतों में। उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि 1935 एक्ट के तहत जो है आरबीआई की जो स्थापना हुई थी इसी एक्ट के तहत हुई थी। ध्यान रखिएगा। हम्म चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो भारत सरकार अधिनियम, एक तो ये भी याद रखना है कि इसको क्या कहते हैं 1935 के एक्ट को, तो भारत सरकार अधिनियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ध्यान रखना है। तो चलिए देख लेते हैं। यह गोल मेज परिषदों का परिणाम था। तो बिल्कुल 1930 31 32 वाला जो आपका गोल मेज जो क्या होता है सम्मेलन हुआ था, वो उससे ये क्या होता है, इसके बाद ही ये जो है अपना आया था 1935, क्योंकि 31 32 की तो बात ही है अपना जो है गोलमेज वाला सम्मेलन। तो ध्यान रखिएगा दूसरी गोलमेज सम्मेलन में जो है गांधी जी ने जो है पार्ट लिया था एक ही सम्मेलन में, दूसरी गोलमेज में। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लेने वाले कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। चलिए आगे दिया था, इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना का उपबंध किया गया था। तो आपको याद रखना है कि 1935 एक्ट के तहत जो है ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना की गई थी। तो इसका उपबंध जो है इसी में किया गया था। अगला है, इसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स के प्राधिकार को भारत सरकार से ऊपर बनाए रखा। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा कि आपने जो है इसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स के प्राधिकरण को भारत सरकार से ऊपर बनाए रखा। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? सही नहीं बताना था, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। अगला दिया है, इसमें प्रांतीय स्वायत्ता का उपबंध समाविष्ट किया गया था। तो बिल्कुल हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देख ही लिया। चलिए आगे इसका डिटेल देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 तीनों गोलमेज सम्मेलनों के संपन्न होने के बाद पारित हुआ था। इसके द्वारा सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई थी। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि संघीय शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो 1935 एक्ट के तहत की गई थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि भारतीय सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली किस एक्ट के तहत लागू हुआ? तो 1935 अधिनियम के तहत। ठीक है, उसके बाद इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन के समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्ता का प्रावधान लाया गया। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत सचिव परिषद को भी क्या किया था? समाप्त किया था। तो अब आपको याद रखना है कि 1858 द्वारा स्थापित भारत सचिव परिषद का जो परिषद थी, भारत सचिव की परिषद, उसको किस एक्ट के तहत निरस्त कर दिया गया? तो अधिनियम 1935 के तहत जो है इसको निरस्त किया गया था। तो ये चीज आपको फिर से एक बार और देख लेना है। ये देखिए ये क्या है, फैक्ट जो होते हैं ना इसीलिए पढ़ना चाहिए, किससे क्या होता है और भी क्वेश्चन जो है आपसे बन जाएंगे। अब क्वेश्चन आराम से बन सकता है कि 1858 द्वारा स्थापित भारत सचिव की परिषद को किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? ऑप्शन में रहेगा 1919, 1909, 1905, 1935। तो आपको क्या बताना है? 1935। ठीक है, 1905 कोई ऐसा एक्ट नहीं आया था वैसे। चलिए अगला है, संविधान निर्माण के चरण से क्वेश्चन क्या क्या आए थे इस साल में, तो देख लेते हैं।
पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कलानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले लेकर आखिरी तक गतिविधि, यानी सबसे पहले इसमें क्या हुआ था तो देख लेते हैं। जैसे दिया है प्रारूप समिति की नियुक्ति, तो ये कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो भीमराव अंबेडकर जो है इसके अध्यक्ष चुने गए थे। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। भारतीय संविधान को प्रवृत्त होने की तिथि, सबसे पहले देखिए ये हो जाएगा संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ध्यान रखिएगा। और 9 दिसंबर 1946 को जो है अस्थायी रूप से कौन आपके अध्यक्ष बनाए गए थे? अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, ध्यान रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। और वो क्या हुआ कि जब 9 दिसंबर को उनको अध्यक्ष बनाया गया, तो उस समय क्या हुआ, सभी अपने अपने भाषा जो है बोलने लगे। तो उनको जो है भाषा, अब सबकी अपनी अपनी मातृभाषा थी, कोई कन्नड़, कोई मलयालम, कोई तमिल बोल रहा था। तो इसमें क्या है, जो रूल बनाने के लिए ये बैठाई गई थी संविधान सभा की बैठक। अब क्या समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन क्या कहना चाह रहा है, किसको क्या नियम चाहिए, किस तरह की उसको रिक्वायरमेंट है। तो जब समझ नहीं आ रहा होगा तो उस दिन क्या हुआ, कोई भी काम नहीं हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को किसी भी तरह का संविधान सभा बैठक में निर्णय नहीं निकाला गया था। फिर अगला जो हुआ था 11 दिसंबर 1946 को बैठक बैठाई गई, दूसरी बैठक। उस बैठक में जो है आपकी राजेंद्र प्रसाद जो है अपने बिहार के भारत रत्न जो थे, उनको जो है अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया। तो पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, तो 11 दिसंबर 1946 को जो है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, उस समय क्या है ये बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे, तो ये भाषा वगैरह सबको समझने में थोड़ा सा इनको नॉलेज था, तो ये एक अच्छा ऑप्शन के रूप में आए और वो पहले राष्ट्रपति भी बने हैं। तो कौन हो जाएंगे? 11 दिसंबर 1946 को वो आपके राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी रूप से आपका अध्यक्ष चुना गया था। तो ये काम कब हुआ था? प्रथम बैठक जो हुई थी तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब चलिए देख लेते हैं कि कब कब क्या कौन सी काम हुई थी। ये देखिए लिया आपने, प्रारूप समिति के जो है 29 अगस्त 1947 को इसका अपॉइंटमेंट किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4123, यानी सबसे पहले आपका 4 होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपका 1 होगा, ठीक, उसके बाद आपका क्या होगा 2, उसके बाद आपका 3 होगा। तो ध्यान रखिएगा। अभी हम देख लेते हैं इसका सबका डेट भी देख लेंगे, आप याद रख लीजिएगा डेट सारा जैसे दिया है। उपयुक्त घटना का सही तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को होती है। प्रारूप समिति का जो नियुक्ति किया गया था बाद में, वो कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया। और भारतीय संविधान जो है प्रवृत्त होने की तिथि क्या है? तो 26 जनवरी 1950 को। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग बताएंगे कि अपना संविधान दिवस जो है कब मनाया जाता है। 26 तो कॉमन है, उसके बाद आपको बताना है जनवरी या नवंबर। चलिए 26 नवंबर, ध्यान रखिएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला जो प्रश्न है आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? यानी कि संविधान जो बनाया जाता है तो ये किस लिए जो है बनाया गया, इसका मुख्य प्रयोजन क्या है, यानी कि मुख्य उद्देश्य क्या है, और किसी भी चीज का प्रतिबिंबित करना यानी कि दिखना। तो ये क्या होगा, देखते हैं मुख्य प्रयोजन क्या होता है किसी भी देश के संविधान का। चलिए, यह आवश्यक विधियों के निर्माण उद्देश्य के कारण निर्धारित करता है। तो बिल्कुल सही है कि हाँ, आवश्यक विधियों के निर्माण के लिए जो है उद्देश्य से ये संविधान जो है बनाया जाता है। तो ये भी मतलब सही है। आगे भी अभी देखिए आंसर मैं बताती हूँ। अभी यह राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुकर बनाता है। तो बिल्कुल इससे क्या होता है, संविधान रहता है तो राजनीतिक पद और सरकार के कार्यों को देखा जाता है कि हाँ ये कैसे करना है, क्या रूल लागू करना है। तो इसमें सुकर यानी कि आसान बनाता है। बिल्कुल, यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। तो ये सभी जो है क्या है, परिवार सरकार के जो शक्तियां हैं उसी के अंदर आ जाएंगे। तो उचित आंसर जो हो जाएगा इसका ये हो जाएगा कि किसी भी देश का संविधान जो है सरकार की शक्तियों को परिभाषित करता है और सीमाबद्ध करता है, कि ऐसा नहीं कि मोनोपोली लागू हो जाए। जैसे कि कोई एक सरकार आ जाए और जो चाहे मन में हिटलर की तरह जिस तरह से चाहे अपनी सेना को और प्रजा को जो चाहे ऑर्डर दे दे, तो ऐसा नहीं होता है। इसीलिए जो है कहा जाएगा कि संविधान जो है इसीलिए बनाया जाता है ताकि उनको सीमाबद्ध किया जा सके, इन्हें लिमिट किया जा सके। देख ही रहे हैं, इट डिफाइन एंड लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, एकदम से पावर ऑफ अटर्नी जो है उनके हाथ में नहीं दिया जाता है, इसीलिए संविधान जो है बनाया गया है। अगला था ये कि यह सामाजिक न्याय, सामाजिक समता और सामाजिक सुरक्षा को भी प्रतिबद्ध करता है। तो बिल्कुल जब सीमाबद्ध करेगा तो ये करेगा ही। तो ये भी था, लेकिन इन ऑप्शंस में सबसे सटीक आंसर जो है आपका ये हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। तो संविधान एक ऐसा लिखित अलिखित दस्तावेज होता है। तो बहुत जगह जो है अलिखित, जैसे ब्रिटेन में देखेंगे कोई लिखित संविधान नहीं है, तो ऐसे ही है, शायद ब्रिटेन ही है,
अमेरिका भी है शायद। तो लिखित संविधान, सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का ही था। तो अमेरिका की लिखित संविधान है, यानी कि ब्रिटेन की जो है अलिखित संविधान है, उसका कोई दस्तावेज नहीं है। तो वैसे ही हमारे भारत में तो लिखित संविधान है सबसे बड़ा विश्व का। तो वही चीज़ है कि किसी भी देश में जो है लिखित और अलिखित दोनों तरह के जो संविधान हो सकते हैं। जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्ति का स्रोत होता है, यानी कि कार्यपालिका कौन-सा कार्य करेगी, विधायिका जो है किस प्रकार से कार्य कर सकती है, क्या न्यायपालिका जो है किस लिमिट में रह के जो है किसी भी पर के ऊपर निर्णय सुना सकती है। ये चीजें क्या है, संविधान से मिलता है। तो यानी कि संविधान जो है इनकी शक्तियों का क्या हुआ, स्रोत हुआ। यही चीज कह रहा है वो। संविधान सरकार की शक्तियों को परिभाषित करेगा, उन्हें सीमाबद्ध करता है। भारत में संविधान ही सर्वोच्च कानून है तथा अन्य सभी विधियों का स्रोत है। तो सिंपल सी बात है, संविधान को पहले रख के ही किसी भी तरह का कानून जो है लागू किया जाता है। उसके मूल ढांचा को छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। अगला देखते हैं, क्या है क्वेश्चन। नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तावित किया था, प्रस्तुत किया था, सॉरी। नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था। तो पहले तो इसी क्वेश्चन में आपको एक आंसर, क्वेश्चन में आंसर बन जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को जो है संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था। तो वो हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे आपको यही ध्यान रखना है कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। और इन्होंने कब किया था, तो इन्होंने किया था 13 दिसंबर 1946 को जो है नेहरू ने संविधान उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। एक्चुअली ये इसलिए पारित किए थे कि आप लोग देख लो, जो भी अपना अमेरिका का संविधान था ना, शायद उसी को इन्होंने कॉपी करके दिया था कि ये लीजिए प्रस्ताव, आप लोग लागू कर दीजिए। और जल्दी से क्या इनको प्रधानमंत्री बना दिया जाता। तो थोड़ा सा ये वाला मैटर आप थोड़ा सा डिटेल में बुक की जीवनी वगैरह पढ़ोगे ना, तो उसमें ये चीजें मिलती हैं, जो आलोचक है उनके उनके थ्रू मिलती है। चलिए हम देख लेते हैं। पहले तो आपको बस यही याद रखना है कि 13 दिसंबर 1946 को जो है नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। अब देख लेते हैं, तो उद्देश्य प्रस्ताव जो आगे चलकर भारत के संविधान की प्रस्तावना बनी, तो वही जो है उनकी प्रस्तावना बन गई, क्योंकि ये मतलब अच्छी चीजें हैं। आप देखेंगे प्रस्तावना पढ़ेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को इस प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। तो अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि जो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, प्रस्तुत किया था, उसको प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया था। तो 22 जनवरी 1947 को जो है स्वीकार किया गया था। डेट याद रखिएगा बिल्कुल कि 22 जनवरी 1947 को जो है इस जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया था। ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है, 1946 होती है। और अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, सच्चिदानंद बनाए जाते हैं। इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष वो दिया ही है यहाँ पे, सच्चिदानंद सिन्हा बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, जो आगे चलकर स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं और 2 बार लगातार राष्ट्रपति ये रहे। तो ध्यान रखिएगा, और भारत रत्न के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, 10th नंबर है ये। इसमें कथन दिया हुआ है, तो देख लेंगे कि कथन कौन कौन सा सही है या क्या दिया है, तो देख लेते हैं। वैसे ये कथन जो है दोनों सही है क्वेश्चंस में। चलिए देखते हैं, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये भी क्या है, संविधान सभा के बारे में ही दिया है। तो चलिए देख लेते हैं। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 1950 देखें ही। और अंतिम रूप से कब हुआ था, तो 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन हुआ था। आप ध्यान रखिएगा कि आप लोग बताएंगे कि मेन जो कुल कितने अधिवेशन जो ये हैं हुए हैं, शायद उसमें 118 115 ऐसा करके बहुत कॉन्ट्राडिक्ट होता है आंसर में। तो आप लोग जरा सा कमेंट में जरूर कीजिएगा ये चीज, अगर आप क्वेश्चन सुन रहे हैं तो। ठीक है, कि संविधान सभा की कितनी अधिवेशन हुए थे। ठीक है। अब ये हो गया कि संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था, तो 24 जनवरी 1950 को, और पहला 9 दिसंबर 1946 को। अब इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए। तो ये भी बिल्कुल सही है। हमने पहले राष्ट्रपति कौन बने थे, अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो बने थे। तो इसका आंसर हो गया आपका, दोनों जो है सही है। ठीक है। अब देख लेते हैं, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक संपन्न हुई। इस अंतिम बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए। इसके बाद संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी। ठीक है, अधिवेशन पूछा है मैंने उसमें। 2 साल 11 महीने 18 दिन में जो है हमारा संविधान
तैयार हुआ था। और ये कितनी बैठकें हुई थी संविधान सभा की, तो कुल 11 बैठकें हुई थी। तो ये भी याद रखिएगा, आपका ये भी क्वेश्चन बनता है कि एक तो बनता है कि हमारा कितने दिनों में तैयार होकर बना, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना, यानी 2 11 18 याद रखिएगा। उसके बाद 11 बैठकें इसकी जो कुल है संविधान सभा की हुई थी। एक एक चीज आपको बार बार याद करना है। देखिए ये कहाँ पूछा है क्वेश्चन, आरपीसी जो है राजस्थान पीएससी जो है उसमें पूछा है, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन में राजस्थान के। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देख लेते हैं। स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं क्या है। तो पहला कथन जो है, संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडे को स्वीकृत किया था। तो पहले तो आपका यही क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय झंडा को कब स्वीकृति की दी थी, तो 22 जुलाई 1947 को दिया था, ध्यान रखिएगा। अगला है, नीलम संजीवा रेड्डी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके थे। तो ये भी बिल्कुल सही है, तो आप लोग याद रखिएगा नीलम संजीवा रेड्डी जो है भारत के राष्ट्रपति चुनाव के पहले पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके थे। और इसका आंसर क्या दिया है, इसका आंसर दिया है इसने एक, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन जो थे सही थे। अब देख लेते हैं कैसे सही थे। तो देखिए 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में तिरंगा को स्वीकृति प्रदान की थी। नीलम संजीवा रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 1977 से 1982 तक रहा था। इन्होंने छठी लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। दोनों कथन जो है क्या थे, सही थे। चलिए अगला देखते हैं अपना, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, इसको देखते हैं। देखिए अगर आप लोगों को स्लो लगता हो ना तो थोड़ा सा स्पीड फास्ट कर लीजिएगा। चलिए कथन है पहला, नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस। अरे ये तो क्वेश्चन पूछ ही दिया मैंने, पूछा था जो पीछे संविधान दिवस कब मनाया जाता है। मैंने वैसे वहां पर टिक भी कर दिया था 26 नवंबर, इसीलिए ताकि आप लोग देख भी सके। चलिए कोई नहीं, ये स्टेटमेंट दिया है, नागरिकों के बीच संविधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो बिल्कुल सबको जो है थोड़ा सा क्या किया जाता है कि उसकी वैल्यू को जो है जो सिटीजन्स है वो उसकी वैल्यू को समझे, इसीलिए उसको क्या किया जाता है 26 नवंबर को संविधान दिवस के मनाकर इनमें प्रमोट किया जाता है। इनके मतलब देखे रहे होंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एमोंग सिटीजन, यानी कि सभी सिटीजन जो है उनके बीच में जो है आपका प्रमोट किया जा सके इसकी वैल्यू को। ठीक है, तो ये क्या है, सही है। और अब आपको ये भी याद हो गया होगा कि 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला दिया है, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर बी अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाई थी। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि 29 अगस्त 1947 को जो है प्रारूप समिति की जो है नियुक्ति की गई थी, 1947, ध्यान रखिएगा। और ये इसके अध्यक्ष कौन थे, ये बिल्कुल बात सही है कि अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट सही था, दूसरा स्टेटमेंट सही था, और इसका आंसर भी दिया है क्या, सी। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका सी। अब चलिए देख लेते हैं डिटेल में थोड़ा सा। तो भारत में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर का दिन इसके लिए इस कारण चुना गया क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था। इसे मानने का उद्देश्य भारतीय नागरिकों के मध्य संवैधानिक मूल्यों का प्रचार प्रसार करना है, यानी कि वो लोग समझे कि संविधान का हमारा क्या वैल्यू है। अगला दिया है, भारतीय की संविधान सभा ने संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था। अब ये भी एक क्वेश्चन बनता है, अब यहाँ पे याद आया कि देखिए पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो कुल 7 सदस्य थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन दिया है कि इनमें से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तुत किया था। मैंने बताया था ना ऊपर कि ऐसे भी क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं। और बिल्कुल देखिए ये एनडीए और एनए के एग्जाम में जो है 2022 के पेपर में आया हुआ है। तो ये कौन हो जाएंगे, अपने जवाहरलाल नेहरू। अभी एक बार हमने देखा ही था डिटेल में, इसीलिए मैं कहती हूँ डिटेल भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान दिया कीजिए। जैसे कि देखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। 22 जनवरी 1946 ईस्वी को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को जो है स्वीकार किया। तो ये भी अब क्वेश्चन मिलेगा आपको जरूर कि 26 जनवरी 1947 को
किस दिन जो है संविधान प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, संविधान सभा ने उसे स्वीकृति दी थी। तो कब दिया था? 22 जनवरी 1947 को दिया था। उद्देश्य प्रस्ताव ही संविधान की क्या है? प्रस्तावना है आपकी। प्रस्तावना की भाषा शायद ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है ये बताना है, तो देख लेते हैं क्या सही है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को ही अस्थाई सच्चिदानंद जो है अध्यक्ष चुने गए, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला दिया है आपका, इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद थे, नहीं नहीं, इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया, बिल्कुल मुस्लिम लीग जो है संविधान सभा का प्रथम बैठक का जो है बहिष्कार बिल्कुल किया था। तो ये आंसर जो है आपका 1 और 3 जो है सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला जो अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, तो डिटेल क्या है, तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को हुई बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर, अब यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। तो ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जा चुका है कि संविधान सभा का गठन किसके तहत हुआ था, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है संविधान सभा का गठन हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, इसके सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया गया था, तो बिल्कुल पूछा गया जाता है कि सीटों का संविधान सभा में जो है सीटों का बंटवारा किस आधार पर किया गया था, तो जनसंख्या के आधार पर किया जाता था। आज भी देखेंगे आप यही सब जो है, सीट कितना स्टेट में कितना होगा वो जनसंख्या को मद्देनजर रखते हुए ही किया जाता है। ठीक है, अब क्षेत्र भी थोड़ा सा रहता है उसमें मायने। अगला दिया है, संविधान सभा को बनाने में कितना समय लगा था, तो ये तो सबको रटा गया होगा। 2 साल 11 महीने 18 दिन, यानी कि 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज जो है आपका संविधान को बनाने में भारतीयों को टाइम लगा था। ठीक है, तो चलिए इसका भी डिस्क्रिप्शन आंसर देख लेते हैं, मतलब डिटेल में। कहाँ है? ये रहा। ठीक है, तो क्या है डिटेल, तो भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, जिसमें संविधान के प्रारूप पर कुल, हाँ यही मैं पूछना चाह रही थी कि कुल जो है कितने बहस हुए थे, तो 114 बहस हुए थे, ध्यान रखिएगा। हाँ, 114 बहस जो हुए थे और 11 अधिवेशन, मतलब बैठक जो है 11 हुई थी। तो संविधान निर्माण के निर्मित कुल 11 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के अंगीकृत होने की तिथि जो है आपकी क्या है, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी, 12 भाग थे। वर्तमान में कितनी अनुसूची है, तो 12 है, और आपका संविधान अनुच्छेद भी है, बहुत सारे अमेंडमेंट हो गए हैं, तो अब ये भी क्या है, 400 से पार हो चुका है। ठीक है, चलिए अभी अभी ये क्वेश्चन जो है बनता है कि संविधान सभा जब मूल रूप से तैयार हुआ था, संविधान हमारा संविधान सभा के द्वारा, तो कितने अनुच्छेद थे, तो 395, 8 सूचियां, 22 भाग थे आपके। ठीक है, आज कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियों की संख्या हो गई है अब। ठीक है, और संविधान का अनुच्छेद भी बहुत बढ़ गया। अब चलिए ये देखते हैं, किसने कहा था कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, तो ये कौन कहेंगे, ये महात्मा गांधी जो है, इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने संविधान निर्मात्री संविधान सभा के संदर्भ में कहा था कि, अब ये भी याद रखना कि किसके बारे में कहा था, तो ये संविधान सभा के संदर्भ में कहा था इन्होंने, संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो ये कब पूछा गया है, एमपीपीएससी 2022 में ये पूछा गया था। ठीक है, तो वो भी याद रखिएगा। अब देखिए ये जो है स्टेटमेंट जो मिलान करने के लिए दिया है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है सी। तो यहीं पे हम आंसर देख लेते हैं जो क्या क्या है, तो देख लेते हैं। भाषा समिति के कौन थे अध्यक्ष, तो गोविंद बल्लभ पंत थे। संघ शक्ति समिति के कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। अल्पसंख्यक के कौन हो जाएंगे, एच सी मुखर्जी हो जाएंगे। और मौलिक अधिकार उप समिति के जो थे जेबी कृपलानी थे। और मौलिक अधिकारों की सलाहकार समिति के कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, तो ये जो है इसका पूछा था कि कौन, देख लेते हैं कि क्या था वो क्वेश्चन। वैसे निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, क्वेश्चन क्या था ये समझ नहीं आ रहा, ये रहा। उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं, तो केवल जो है आपका सी इसमें सही था। अल्पसंख्यक समिति के जो है एच सी मुखर्जी थे। ठीक है, संघ समिति के जवाहरलाल नेहरू थे, तो ये उल्टा हो गया है। ठीक,
और सलाहकार समिति मौलिक अधिकारों का सलाहकार समिति कौन थे? तो ये तो सही ही था। आपका मौलिक अधिकारों की सलाहकार समिति जो थे वल्लभ भाई पटेल थे, और वो वल्लभ भाई पटेल नहीं दिया है क्या? वल्लभ भाई पटेल ही दिया है। चलिए इसका आंसर जो है ये आप देख लीजिएगा कि भाषा समिति के गोविंद वल्लभ पंत थे, और आपके संघ शक्ति के जो थे जवाहरलाल नेहरू, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। आपका झंडा समिति के भी आपके राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ समिति मिली है तो थोड़ा सा देख ही लेते हैं कि कौन सी समिति के कौन जो है अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, तो संघ शक्ति समिति के कौन हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे आपके। प्रांतीय संविधान समिति के तो देखा ही हमने, सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं। प्रारूप समिति के भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे, और संघीय संविधान समिति के जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। तो संघ और संघीय दोनों मिलता जुलता है, तो याद रखिएगा संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति जो है उसके पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ठीक है, संघ और संघीय दोनों के कौन हो जाएंगे? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको प्रक्रिया नियम समिति के कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपका नियम और झंडा जो मिले आपको, तो ध्यान रखिएगा उसके कौन हो जाएंगे? राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। संचालन समिति के कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। और राज्यों के लिए समिति जो बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? आपके जवाहरलाल नेहरू थे। और एक चीज आप लोग जरूर क्लियर कीजिएगा कि झंडा समिति के जो है जेपी कृपलानी थे या राजेंद्र प्रसाद जो है उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, तो जरूर आप लोग इस पे एक बार प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं मिलता है कि जेबी कृपलानी जो है झंडा समिति के अध्यक्ष थे, और कहीं कहीं मिलता है राजेंद्र प्रसाद जो है झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो इसको क्लियर आप लोग जरूर कर लीजिएगा एक बार। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। कार्यों का सही क्रम व्यवस्थित कीजिए, मतलब कि शुरू अर्लिस्ट से, यानी कि पहले कौन हुआ था और बाद में कौन हुआ था। तो इसका जो आंसर है आप देख लीजिए, ये है सी। ठीक है, यानी कि ये 4, 1, 2, 3। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था? तो नेहरू ने अपने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित, मतलब प्रस्ताव दिया था 13 जनवरी को। ठीक है, सॉरी 13 दिसंबर को दिया था उन्होंने 1946 में। उसके बाद राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्य का पहले हो जाएगा 4, उसके बाद आपका हो जाएगा 1, यानी कि संविधान सभा में अंबेडकर का प्रथम अभिभाषण हुआ था। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 2। इसका देखिए क्या होगा, ऑप्शन जो है सी जो है आंसर सही है। अब हम डेट देख लेते हैं कौन सी डेट को क्या हुआ था। ठीक है, तो नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव कब हुआ था? तो 13 दिसंबर 1946 को, और लागू स्वीकृत कब किया गया था? 22 जनवरी को। ठीक है ना, हमने ऊपर देखा ही था अभी। उसके बाद आपका संविधान सभा में अंबेडकर का प्रथम अभिभाषण कब हुआ था? तो 17 दिसंबर 1946 को जो है प्रथम अभिभाषण अंबेडकर के द्वारा किया गया था। अगला है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया? तो ये मिला ही था हमें, 22 जुलाई 1947 को मिला था। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किस कब हुआ था? तो 28 अप्रैल 1949 को हुआ था। ये चीजें आप देख लेंगे कि कैसे अनुमोदन वगैरह कब हुआ था, यानी कि यही जो है आपका, इसी की वजह से क्या हुआ, 4, 1, 2, 3 जो है आपका आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये कितना नंबर था आपका? 18 नंबर, यानी कि 19 नंबर। तो ये है, अब भाग से है जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है बताना है। ठीक है, तो इसमें जो है पहला जो है वही सुमेलित सही नहीं है, यानी कि भाग 11। ठीक है, अधिकरण दिया हुआ है, क्योंकि अब आगे देख लेते हैं कि कौन कौन सा जो है किस भाग में रिलेटेड है, तो ये दिया हुआ है डिटेल, इसीलिए। तो राजभाषा जो है भाग 17 में आता है आपका, संघ राज्य क्षेत्र जो है भाग 8 में आता है, अनुसूचित जाति व जनजाति जो है भाग 10 में आते हैं, और अधिकरण जो है आपका भाग 14 क में आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यही जो है गलत दिया हुआ था उसमें, यानी कि अधिकरण जो है आपका भाग 14 क में आता है। एक बार और देख ध्यान रखिएगा कि राजभाषा जो है भाग 17 में आएगा, संघ राज्य क्षेत्र 8 में आएगा भाग, और अनुसूचित जनजाति व जाति जो है ये भाग 10 में आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा बी। ठीक है, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4, फिर 2 आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, पहले ये, फिर इसके बाद आपको ये आएगा, फिर इसके बाद ये, और फिर ये। ठीक है, यानी कि संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, जो अनुच्छेद 1 है उसमें भारत को क्या कहा गया? संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र कहा गया। अनुच्छेद 1 सबको पता ही होगा। उसके बाद आपका आएंगे हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पे, फिर आएंगे आप इसके बाद आएंगे नागरिकता जो है सिटीजनशिप दी गई है, उसके बाद मौलिक कर्तव्य देख लेते हैं इसका डिटेल जो है किस किस भाग में आता है।
अनुच्छेदों में संविधान के भागों का सही सुमेलित इस प्रकार है। तो भाग 1 में क्या है, संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, और भाग 2 में आपका नागरिकता आ जाता है। उसके बाद आपको मौलिक अधिकार आ जाएगा इसमें भाग 3 में। उसके बाद भाग 4 में जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व आ जाते हैं, और भाग 4 ए में जो है मौलिक कर्तव्य आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज जो है एक बार रट लीजिएगा। भाग जो है 22 है, उन सब में जो है सबका डिटेल देखना पड़ता है एक बार। अगला है अनुसूची से क्वेश्चन आया है, तो ये भी देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी अनुसूची के बारे में दिया है और कौन सा सही नहीं है ये देखना है। तो अपवादों को छोड़कर दंड विधि पर विधान समवर्ती सूची के अधीन एक विषय है, तो बिल्कुल सही है। अगला है शोधन अक्षमता और दिवाला समवर्ती सूची के अधीन विषय है, तो यही जो है इसका आंसर हो गया है, यानी कि बी जो है नहीं है, यानी कि ये गलत दिया हुआ है, ये सही नहीं है। अगला है अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अधीन आते हैं, तो ये बिल्कुल सही है आपका। उसके बाद दिया है बैंक कार्य केवल संघ सूची के अधीन है, तो ध्यान रखिएगा बैंक कार्य जो है ना आपका सिर्फ संघ सूची के अधीन है, यानी कि ये पूछा है संघ सूची में कौन कौन से आते हैं, राज्य सूची में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, अब जो नहीं था वो सही, वो क्या था, तो दंड विधि पर विधान बनाना समवर्ती सूची का विषय है, यानी कि अब पूछा जाए दंड विधि पर विधान बनाने की जो वो है, मतलब नियम है वो किस सूची में डाला गया है, तो वो समवर्ती सूची का विषय बनाया गया है। ठीक है, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अधीन आता है, यानी राज्य सूची में जो है अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य को रखा गया है। बैंकिंग व्यवस्था के केंद्र सूची का प्रमुख विषय किसमें बना, और शोधन अक्षमता व दिवाला समवर्ती सूची का है, ना कि नहीं अपितु संघ सूची का विषय है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा शोधन अक्षमता दिवाला जो दिया था वो संघ सूची में आता है। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, इसका आंसर देखिए सी है, देख लेते हैं। भारत के संविधान की निम्नांकित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी, तो इसका जो है 9वीं है। ठीक है, तो अभी इसका डिटेल हम देख लेते हैं। भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। तो अब ध्यान रखिएगा 9वीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में, उसी के तहत जो है जोड़ा गया था। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1951 में हुआ था। ठीक है, 9वीं अनुसूची भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित है, तो ये भी याद रखिएगा कि 9वीं अनुसूची जो है जोड़ा गया था वो क्या था, तो भू सुधार के लिए जोड़ा गया था। ठीक है, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। तो ध्यान रखिएगा अगर पूछा जाए छठी अनुसूची में क्या है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध दिया गया है। और 10वीं अनुसूची तो पता ही होगा, दल बदल के आधार पर जो है आपका उसमें दल बदल के बारे में डिस्कस किया गया। तो 10वीं अनुसूची जो है दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के बारे में उपबंध करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा का संबंधित है। तो 5वीं अनुसूची में किसके बारे में डिस्कस किया गया है, तो छठी में देखा आपने उन राज्यों का था, और ये जो है 5वीं में जो है आपकी अनुसूचित जनजाति के बारे में जो है संरक्षण दिया गया है। तो देख लेते हैं, 5वीं अनुसूचित जनजाति समूह के लोगों की शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर समस्त भारत के अनुसूचित जनजाति के कल्याण की बात की गई है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 5वीं अनुसूची के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को संबंधित क्षेत्र के लिए प्रतिवेदन दे सकता है, किंतु इनमें अंतिम शक्ति जो है राष्ट्रपति में ही निहित होती है, यानी जो लास्ट रिजल्ट होगा वो राष्ट्रपति के द्वारा ही दिया जाएगा। ऐसे अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद का प्रावधान है। इसका निर्माण 20 से अधिक सदस्यों से मिलकर किया जाता है, यानी जनजातीय जल सलाहकार परिषद है उसमें कितने सदस्य होते हैं, लगभग 20 होते हैं, उससे प्लस भी होते हैं। ठीक है, अगला दिया है आपके सामने, इसमें जो चारों जो है ना वो आपके सही है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या है दिया है। किसी क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए क्या पूर्वापेक्षाएं, यानी कि क्या क्या जो है आपका किस बेसिस पे जो है उसको अनुसूचित क्षेत्र में घोषित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो देखते हैं, जनजाति जनसंख्या का बाहुल्य देख के तो बिल्कुल ये होगा,
अगला है उस क्षेत्र की सघनता और यथोचित अमाप को देख के, तो वो भी होगा। अगला है उस क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन, यानी कि आर्थिक बेसिस भी उसमें क्या कहते हैं, कंसिडर किया जाता है कि वहाँ का आर्थिक व्यवस्था जो है कैसा है, तो ये भी सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो याद रखिएगा, ताकि अगली बार जो है कौन सा नहीं है ऐसा पूछ दे तो आप उसमें टिक लगा सके। अगला दिया है इसकी अधिसूचना संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी होनी आवश्यक है। तो राज्यपाल जो है आपको देता है, लेकिन जो है असली रिकमेंडेशन ये राज्यपाल रिकमेंडेशन देता है, बाद में उसको लागू कौन करता है, तो राष्ट्रपति जो है लागू करता है। अब आगे देख लेते हैं उसका डिटेल। इसका आंसर जो है डी हो गया, यानी कि सभी जो है सही थे। तो संविधान की 5वीं अनुसूची और अनुच्छेद ये किसके तहत है, तो 244 एक के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह पर किसी क्षेत्र को अनुसूचित घोषित कर सकता है। अब पूछा जाए कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत जो है थी वो अनुसूचित घोषित करता है उस क्षेत्र को, तो किसके तहत, तो अनुच्छेद 244 एक के तहत। ठीक है। इसके साथ ही जनजातीय जनसंख्या की प्रधानता जो है क्षेत्र की सघनता और उचित आकार, क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन इत्यादि मानदंड होने चाहिए। यानी कि उसका बेसिस क्या क्या होता है घोषित करने का, तो वही चीज दिया है, जनसंख्या की कितनी प्रधानता है, यानी कितने मतलब संख्या में जनसंख्या है वहाँ की, क्षेत्र की सघनता क्या है और उचित आकार क्या है, और क्षेत्र का आर्थिक व्यवस्था भी देखा जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है इसमें, अनुच्छेद और जो मापदंड है वो। ठीक है। अगला प्रश्न दिया है आपका कि निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन ऐसे किसी राज्य में जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना करने का विवेकाधिकार प्रदान किया गया है जहां अनुसूचित जनजातियां हैं किंतु अनुसूचित क्षेत्र नहीं है। तो ये किसके तहत है, ये भारत के राष्ट्रपति को है, अभी हमने देखा ही था। तो 5वीं अनुसूची के भाग ख के तहत ऐसे प्रत्येक राज्य में जिसमें अनुसूचित क्षेत्र है और राष्ट्रपति ऐसा निर्देश दे, तो किसी ऐसे राज्य में भी जिसमें अनुसूचित जनजातियां हैं किंतु अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, एक जनजातीय सलाहकार परिषद स्थापित की जा सकती है जिसमें 20 सदस्य होंगे। ठीक है। तो जनजातीय सलाहकार परिषद स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति जो है आदेश देता है, मतलब वही अनुदेशित कर सकता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची विषय से सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि क्या आंसर है आपका, ये हो जाएगा आपका ए। तो देख लेते हैं कौन सा सही है, यानी कि जो नहीं है सही उसको हम छोड़ देंगे, जो भी सही है उसको देख लेंगे। ठीक है। तो तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ का प्रतिज्ञान प्रारूप किया गया है, यानी तीसरी अनुसूची में जो है शपथ का प्रावधान किया गया है। 8वीं सूची में जो है भाषाएं की गई हैं, और 10वीं अनुसूची में दल बदल परिवर्तन के रूप में, मतलब दल बदल परिवर्तन के बारे में जो है 10वीं अनुसूची में डिस्कस किया गया है। और 9वीं अनुसूची में क्या था, तो भूमि से संबंधित था, हमने अभी देखा ही था, जो 1951 में जो है ऐड हुआ था। अब देख लेते हैं, तो भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूची हैं। जब मूल रूप से अपनाया गया था तो 8 अनुसूची थी, अब कितने हैं, 12 है, यानी 11 12 जो है बाद में जोड़े गए हैं। देखिएगा पंचायती राज और नगर निगम से रिलेटेड है। तो 9वीं अनुसूची में क्या है, तो कुछ अधिनियम एवं विनियमों का विधि मान्यकरण करना। ठीक है। उसके बाद है तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप में, और 8वीं अनुसूची में भाषा दिया गया है। 10वीं में आपका दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता दिया गया है, और चौथी अनुसूची में क्या है, तो राज्यसभा में स्थानों का यानी सीटों का आवंटन दिया है। तो ध्यान रखिएगा चौथी अनुसूची जो है सीटों सीटों का आवंटन करता है। ठीक है। अब इसमें दिया है भारत के संविधान की अनुसूची और विषय सूची के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें सिर्फ एक जो है आपका सुमेलित होगा, तो चलिए देख लेते हैं कौन सा जो है सुमेलित है। तो पहली अनुसूची नहीं है बताना है, शायद इसमें सुमेलित सही है। पहली सूची में क्या है, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ है। 5वीं में क्या है, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के बारे में उपबंध के प्रशासन व नियंत्रण। 9वीं अनुसूची में क्या है, कुछ अधिनियम और विनियमों का विधि मान्य करना। ठीक है। तो इसमें पूछ रहा था सही सुमेलित है, तो इसमें सिर्फ एक दे रहा है जो कि पहले यही नहीं है। ठीक है। तो ये तो सही सुमेलित ही नहीं है, तो इसका आंसर जो है थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है। बस आप यहाँ पे ये याद रख लेना, जो भी ये अनुसूची दी गई है ये सही सुमेलित करके दी गई है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा को 1900
1967 में संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो 1967 में कौन से संशोधन के द्वारा जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था किस भाषा को? तो देख लेते हैं, इसका आंसर जो है आपका सिंधी हो जाएगा। ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है। वर्तमान में कुल 12 भाषाएं शामिल है। प्रारंभ में कुल 14 ही भाषाएं वर्णित थी। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में सिंधी, और 71वें संविधान संशोधन जब हुआ था 1992 में, तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जो है जोड़ा गया था। और 92 संविधान संशोधन जब हुआ था 2003 में, तो कौन कौन सा जोड़ा गया था? मैथिली, डोंगरी, बोडो एवं संथाली भाषा को जोड़ा गया था। तो अब यहाँ पे क्या याद रखना है? इसका तो आंसर हो गया सी। लेकिन अब ये याद रखना है कि पहले मूल रूप से कितने भाषाएं थे? तो 14 भाषाएं थी और 22 भाषाएं अभी शामिल है। तो पहला संशोधन कब हुआ था? 21वीं संविधान संशोधन भाषा के तहत। तो 21वीं संविधान संशोधन कब किया गया? तो 1967 में किया गया। और इससे कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी जोड़ी गई, ये याद रखना है। दूसरा भाषा के तहत कौन सा? 71वां संविधान संशोधन होता है, और ये कब होता है? तो 1992 में होगा। और इसमें कौन सा जोड़ा जाएगा? आपका कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली जोड़ा जाएगा। अब पूछा जाए 92 संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 2003 में हुआ था। 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत कौन कौन सी भाषा जो है ऐड की गई थी? तो मैथिली, डोंगरी, बोडो एवं संथाली भाषा को जो है जोड़ा गया था। तो ये तीनों संशोधन भी याद रखना है और सन भी याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। तो इसके डायरेक्ट हम जो आपका डिस्कशन दिया हुआ है उसी को देख लेते हैं, आप उससे समझ जाएंगे। प्रथम जो है आपका अनुसूची, उसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। द्वितीय जो है आपका अनुसूची, उसमें राष्ट्रपति, न्यायाधीशों और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तृतीय में क्या है? शपथ है। चतुर्थ में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। पांचवा में हमने देखा ही अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन है। ठीक है, ये कहाँ पूछा गया है? तो हरियाणा पीएससी प्री में देखिए पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इसको यहीं पे याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए फिर आगे जो है अनुसूची दिया है और विषय दिया है कि किसमें क्या है। तो इसको भी क्या करना है? मिलान करना है। तो अलग अलग पेज पे हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को आंसर ही डायरेक्ट बता दे रही कि तीसरी अनुसूची जो है शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप में बारे में है, अभी देखा ही। चौथी सीटों का आवंटन हो जाएगा। सातवीं जो है संसद और राज्य विधान मंडल द्वारा बनाई जाने वाली विधियां की विषय सूची है। तो ध्यान रखिएगा, सातवीं अनुसूची में जो है संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची है। आठवां क्या है? तो भाषाओं से रिलेटेड है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में भाषाएं से रिलेटेड। अगला प्रश्न जो है आपके पास, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? बताना है। तो ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी, हाँ बीपीएससी में ही पूछा है, देखिए। तो चलिए इसको अच्छे से डिटेल में देख लेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, यानी कि ग्रामीण खेल जो है आपका 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। अब ये देखेंगे कि 11वीं अनुसूची में क्या क्या जो है शामिल किया गया है। ठीक है, तो संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं यानी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, जिसमें 29 विषय रखे गए हैं। और वही नगर निगम में देखा जाए तो कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। ठीक है, इसमें जिसमें जो है वाचनालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा आदि शामिल है। ये 29 विषय है ना, उसमें क्या क्या शामिल है? इन वाचनालय, उसके बाद आपका ईंधन, चारा, तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यवसाय शिक्षा जो है शामिल है। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियों का उपबंध था। बाद में 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 में, 10वीं अनुसूची जो है 52वें संविधान संशोधन हुआ था 1985 में दल बदल वाला, उसके जो दल बदल से संबंधित था जोड़ा गया था। 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन जो है अधिनियम द्वारा क्रमशः 11वीं और अनुसूची और 12वीं अनुसूची नगरीय नगरीय प्रशासन यानी नगर निगम को जो है जोड़ा गया था। तो ध्यान रखिएगा, 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन कब हुए थे? तो 1992 में हुए थे। और 11वीं और 12वीं अनुसूची उस समय जोड़ी गई थी। जो 11वीं है पंचायती राज से रिलेटेड है, और 12वीं जो है नगरीय प्रशासन से रिलेटेड है, जिसमें 18 विषय हुआ करते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक परिणाम को सर्वोच्च रूप से प्रतिबिंबित करता है? तो देख लेते हैं इसके स्टेटमेंट जो दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक बार और ध्यान में देख लीजिएगा, क्योंकि अभी क्वेश्चन दिखेगा नहीं आपको यहाँ पे। ठीक है,
तो इसका जो आंसर है वही एक हो जाएगा। ठीक है, इसमें जनजातीय लोगों को जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगाती है, यानी कि जो जनजाति वहां के होते हैं, गैर जनजाति आके अगर वो जमीन पर हड़प करते हैं तो उस पर क्या करता है, रोक लगाता है। ठीक है, तो ये आईएएस के एग्जाम में पूछा गया था। अब चलिए डिटेल देख लेते हैं। तो भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची तथा अनुसूची 2441 जो है अनुच्छेद आपका राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र व जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के संबंध में प्रावधान करता है। तो पहले तो आपसे यही क्वेश्चन बन जाएगा, अनुच्छेद 244 एक जो है किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र व जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के संबंध में प्रावधान करता है। वर्तमान में 5वीं अनुसूची 10 राज्यों नामतः कौन कौन से हैं, 10 राज्य 5वीं अनुसूची में, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्र जो है लागू है। ध्यान रखिएगा बिहार इसमें लागू नहीं है। क्वेश्चन बनता है कभी कभी कि कौन सा लागू नहीं है, उसमें बिहार ऑप्शन रहता है। 5वीं अनुसूची स्थानीय समुदायों के लघु वन उत्पाद, जल व खनिजों पर अधिकार सुनिश्चित करती है। अतः यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र में 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो इससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगाई जाती है। ठीक है, अब अगला है अनुच्छेद से मतलब पूछा गया है क्वेश्चन, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें क्या करना है, मिलान करना है। तो चलिए यहीं पे देख लेते हैं हम। क्या है, कैग की नियुक्ति किससे की जाती है, तो 148 अनुच्छेद के तहत की जाती है। कैग की कार्य शक्ति और कर्तव्य को जो किसमें डिफाइन किया गया है, तो 149 में किया गया है। संघ के खातों प्रपत्र का जो है डिस्कस किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद 150। 151 के तहत जो है ऑडिट जो है रिपोर्ट करता है। तो ठीक है, ये देख लीजिएगा आपको कि 148 के तहत कैग की नियुक्ति की जाती है। उसके बाद 149 के तहत जो है कैग के कर्तव्य और शक्तियों का जो है डिस्कशन किया जाता है। 150 अनुच्छेद किससे रिलेटेड है, तो संघ के खातों प्रपत्र से रिलेटेड है। ऑडिट रिपोर्ट किससे रिलेटेड है, तो 151 से रिलेटेड है। अनुच्छेद 151 में जो है ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बात की जाती है। और इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था ए, यानी कि ये जो है आपका सही था। ये जो है आपका सही था। तो देख लेते हैं, देखिए एक का ए हो जाएगा, यानी कि यही सामने दिया हुआ था कैग की नियुक्ति। बी का जो है 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि ड्यूटीज एंड पावर ऑफ कैग किस में है, तो आर्टिकल 149। उसके बाद सी का आपका हो जाएगा 4, यानी कि ये हो जाएगा संघ खातों का प्रपत्र 150 में और ऑडिट रिपोर्ट 151 में। ठीक है, अब ये सामने मिल गया आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है कि 7 सुमेलित कीजिए, अनुच्छेद दिया है और उसको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा बी, यानी कि हम लोग सामने ही मिला लेंगे। ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए का जो है 2 हो जाएगा। तो देखिए ए कौन है, ये है, और ये 2 हो जाएगा, यानी कि समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता किस तहत आर्टिकल के तहत है, तो ये अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 39 ए के तहत है। ठीक है, उसके बाद आपका दिया है बी नंबर, पर्यावरण की सुरक्षा किसके तहत है, तो ये हो जाएगा 48 ए के तहत, यानी कि आर्टिकल जो है 48 ए के तहत पर्यावरण की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट की बात की गई है। ठीक है, राइट टू वर्क किसके तहत है, तो ये हो जाएगा आपको सामने सामने दिया हुआ है 41 के तहत, यानी काम करने का अधिकार सबको है। ये किसके अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 41 में कहा गया है। वही अनुच्छेद 40 जो है महात्मा गांधी के विचारों को प्रदर्शित करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ग्राम स्वराज के बारे में उन्होंने जो डेफिनेशन दिया था, तो वो दिखेगा आपको 40 में। अगला दिया है स्मारकों का संरक्षण किसके तहत किया जाता है, तो आर्टिकल 49 में जो है डिस्कशन किया गया है कि स्मारकों का संरक्षण किया जाए। ठीक है, तो आर्टिकल 49 है ये रिलेटेड। ठीक है, अब वही डिटेल था आपका, तो सामने ही दिया है। सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता 39 ए के तहत, पर्यावरण की सुरक्षा 48 ए के तहत, और काम करने का अधिकार 41 के तहत, और आपका अनुच्छेद 49 जो है स्मारकों का संरक्षण के मतलब इसमें डिस्कशन किया गया है। ठीक है, अगला है मेनका गांधी वाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो पहले तो ये याद रखना है कि मेनका गांधीवाद जो है कब हुआ था, तो 1978 में हुआ था, यही चीज आपको यहाँ ध्यान रखना है। और मेनका गांधीवाद जो है उसमें किस अनुच्छेद को लेकर ये वाद हुआ था, तो अनुच्छेद अनुच्छेद जो है 21 के तहत हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अब हम लोग इसका देख लेते हैं। तो इसका आंसर जो है त्रुटिपूर्ण कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यह भार याचिकाकर्ता पर है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है वह स्वेच्छा
धारी है, यानी कि यही जो है उसके ये त्रुटिपूर्ण है, यानी कि ऐसी कोई प्रावधान नहीं की गई थी। अब कौन-कौन सा प्रावधान किया गया था ये देख लेते हैं। तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यमान उचित प्रक्रिया में मोटे तौर पर समानार्थक है, तो ये सही था। अनुच्छेद 21, 19, 14 परस्पर अन्य नहीं है, अन्य नहीं है। देखिए ये 14, 19 और 21 जो दिया है, ध्यान रखिएगा, इसको स्वर्णिम ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है इन आर्टिकल्स को, यानी कि 14, 19 और आपका 21 जो है इसको स्वर्णिम ट्रायंगल कहा जाता है। तो पूछा जाए स्वर्णिम ट्रायंगल जो है आपका किस किस आर्टिकल से बनता है, तो 14, 19 और 21 से बनता है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट दिया था इसमें कि जीवन की अधिकार में गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है, तो सबको शामिल है, तो ये था। अब चलिए उसके बारे में मेनकावाद के बारे में देख लेते हैं। तो मेनका गांधीवाद जो है 1978 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत गोपालन मामले में दिए गए अपने फैसले को पलट दिया। तो पहले तो ये पूछा, क्वेश्चन बन जाएगा आपकी, गोपालन मामले को जो है किस मामले के बाद जो है पलट दिया गया था, तो मेनका गांधीवाद जो 1978 में हुआ था उसमें गोपालन मामले को क्या किया गया, फैसले को फिर से मतलब उस पे क्या किया गया, फिर से अपने कार्रवाई की गई, उसको पलट दिया गया। न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को उचित एवं न्यायपूर्ण मामले के आधार पर रोका जा सकता है। इसके प्रभाव से अनुच्छेद 21 जो है उसके तहत सुरक्षा केवल मनमानी कार्य क्रिया पर ही नहीं बल्कि विधानमंडलीय क्रिया के विरुद्ध भी उपलब्ध है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। किन किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है, यानी कि संसद की जो वो होती है, कार्यवाहियां होती है, बैठक होती है, तो उसमें सदन का कोई भी अध्यक्ष जो है चाहे कोई भी सदस्य है वो अपने मातृभाषा को बोलेगा, उसी भाषा में जो है अपने बातों को प्रकट करेगा। ये कौन सा अनुच्छेद जो है उसे ये अनुमति देता है, तो ये जो है आपका 120 एक देता है। ये देखिए बीपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 120 एक जो है ये प्रावधान करता है। ठीक है, अब चलिए इसको डिटेल भी पढ़ देती हूँ तो अच्छे से याद रखिएगा। अनुच्छेद 120 एक के तहत अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान करता है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है, तो ये होता है अनुच्छेद 17 आपका। तो ध्यान रखिएगा 17 और खतरा, तो अस्पृश्यता यानी कि इसको समाप्त किसमें किया गया है, आर्टिकल 17 के तहत, यानी कि आर्टिकल 17 के तहत। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया गया है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अनुच्छेद 14 का संबंध विधि के समक्ष जो है समता है। अनुच्छेद 15 धर्म से रिलेटेड है, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव का प्रतिरोध करता है। उसके बाद अनुच्छेद 22 जो है उसका संबंध है गिरफ्तारी और कुछ मामलों में नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण, यानी कि आर्टिकल 22 जो है उसमें क्या है, गिरफ्तारी संबंध जो है, जैसे मान लीजिए कोई गिरफ्तार करने आता है तो आपको अधिकार दिया जाता है कि आप पूछ सकते हैं कि हमें किस जो है प्रावधान में किस गुनाह के अंतर्गत हमें गिरफ्तार किया जाता है। और आर्टिकल आपका इसमें ये भी बताता है कि आपको 24 घंटे के अंदर जो है कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बहुत सारी मूवी में आप लोग देखते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना क्या है कि सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें कौन कौन सही है ये पहले देख लेते हैं। तो देखिए 1 और 4 जो है सही है और ये हिमाचल पीसीएस प्री में एग्जाम में आया था। तो चलिए 1 और 4 स्टेटमेंट क्या है ये देख लेते हैं। ठीक है, तो संविधान का अनुच्छेद 340 पिछड़ा वर्ग के आयोग की नियुक्ति से संबंधित है। तो अब आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 340 जो है आपका पिछड़ा वर्ग के आयोग की नियुक्ति से संबंधित बात करता है। ठीक है, यानी कि पिछड़ा वर्ग का आयोग की नियुक्ति कैसे की जाएगी, आयोग के अध्यक्ष की। ठीक है, अगला दिया था चौथा नंबर सही था इसका, ये और ये सही था कि अनुच्छेद 342 ए संविधान के 102वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो 342 ए जो है आपका 102 नंबर संविधान संशोधन जो हुआ था उसके तहत जोड़ा गया था। बाकी ये गलत है तो इनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। चलिए आगे डिटेल में उसको देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आयोग बनाने का प्रावधान करता है। तो अब आपको यहीं पे याद रखना है कि अनुच्छेद
अनुच्छेद 340 जो है क्या प्रावधान करता है, तो सामाजिक व शैक्षिक रूप से यानी कि शिक्षा के तौर पे तो पिछड़े वर्गों के लिए आयोग बनाने की प्रावधान करता है। वहीं 341 क्या करता है, तो राष्ट्रपति को अनुसूचित जाति से संबंधित कार्यवाही का प्रावधान करता है। तो वहीं अनुच्छेद 42 क्या करता है, अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में विशेष प्रावधान करता है। तो 341 अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी के बारे में, और 342 जो है अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के बारे में बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 342 ए जो है 102 नंबर संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान में जोड़ा गया था, जिसमें राष्ट्रपति को अधिकार प्रदान किया गया था कि शैक्षिक व सामाजिक पिछड़े वर्गों की पहचान कर सकता है वो। ठीक है, तो 1 और 4 जो है सही था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, किस संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अध्यक्ष किसी सदस्य को संसद में अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति प्रदान करता है। तो सेम क्वेश्चन देखिए बीपीएससी में भी आया था 2023 में, और सेम क्वेश्चन जो है हिमाचल पीसीएस भी है, यही क्वेश्चन उठा के पूछा हुआ है। तो इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा, 120 एक हो जाएगा। एक भारतीय संविधान का अनुच्छेद 120 जो है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 120 एक ऐसा कोई सदस्य जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, वह अपनी मातृभाषा में सदन में अभिव्यक्त कर सकता है अपने विचारों को। ठीक है, अगला दिया है निम्न का सही मिलान करें। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो संवैधानिक उपचार जो है आर्टिकल 32 है, जिसको संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था। वैसे संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना को कहा जाता है, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, अगला दिया है सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, 29 और 30 में आ जाएगा आपका। कैसे मिलाऊं इसको, तो ये आ जाएगा आपको, ऐसे ले आती हूँ इसको यहाँ पे। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार किस में आ जाएगा, और समानता का अधिकार आपको आ जाएगा 14 से 18 में। और शोषण जैसे देखेंगे आप 23 में श्रम का दिया गया है, और 24 में जो चाइल्ड एक्ट मतलब चाइल्ड जो है बच्चों को जो कोई अगर काम करवाता है तो वो गुनाह माना जाता है, तो मतलब अपराध है। तो इसका आपने देख लिया क्या था। चलिए आगे मिलाया ही होगा आंसर में, तो हम यहीं पे देख लेते हैं। देखिए सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 29 से लेके 30 के बीच देता है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 आपको देता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें है, तो 23 और 24 आर्टिकल देता है। समानता का अधिकार आपको 14 से लेके 18 तक आर्टिकल में क्या बात की गई है, समानता के अधिकार के बारे में बात की गई है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का भाग नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सा नहीं है। इसमें देखिए सी जो है आपका नहीं होगा, बाकी है तो उसको देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना बिल्कुल हमारा कर्तव्य है। राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, ये भी हमारा कर्तव्य में शामिल है। मध्यस्थ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे के लिए प्रोत्साहन करना, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये देखिए सीडीएस के एग्जाम 2023 में पूछा गया ये क्वेश्चन है अभी। तो चलिए इसको डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निदेशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत व सामान्यपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटाए जाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। इसमें यूएन सेना के प्रयोग की बात नहीं की गई है, जो गलत था। ठीक है, आगे आपको ये भी अब याद रखना है कि भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक क्या है, नीति निर्देशक तत्व है, जो हमने आयरलैंड से जो है ग्रहण किया है यानी अडॉप्ट किया है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि ये गलत है। तो कौन कौन है, दोहरे दंड की अवधारणा दी है उसमें, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के निषेध है, यानी कि और उसके बाद क्या दिया है, कार्योत्तर विधि दिया है। तो चलिए देख लेते हैं। दोहरे दंड की धारणा 20(2) में है, और कार्योत्तर विधि की जो है निष्कर्ष की गई है आपका 20(1) में, और अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध किया गया है, ये कहाँ पे है, 20(23) में है। और इसमें ये भी है, इंदिरा गांधी जब 1975 की बात है, उन्होंने इस पे थोड़ा सा क्या कहते हैं प्रतिक्रिया किया था कि किसी भी इंसान को जो है उसी के प्रति गवाही देने के लिए आप प्रतिबंधित मतलब क्या करते हैं, बाधित नहीं कर सकते हो। ठीक है,
याद रखिएगा अनुच्छेद 20 में यातना के विरुद्ध ऐसी कोई निषेध शामिल नहीं की गई है। तो ये क्वेश्चन यूपीपीएससी 2023 में पूछा गया, तो एक बार और इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि 20 2 1 और 3 में क्या क्या डिस्कशन किया गया। तो एक में है कार्योत्तर विधि, दो में है दोहरे दंड की धारा, और तीसरे में है अपने विरुद्ध साक्षी होने के निषेध। ठीक है। अगला प्रश्न दिया है सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है, सही उत्तर यानी कि मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर जो है आपका डी है। हाँ, ये है, यानी कि 4 3 2 1। तो चलिए देख लेते हैं कैसे मिलान होगा ये। ए का क्या हो जाएगा, आपको 4 हो जाएगा, यानी निर्वाचन आयोग की बात किसमें की गई है, 324 आर्टिकल में बात की गई है। वहीं आपको वित्त आयोग की बात की किसमें की गई है, 280 में की गई है। और आपका लोक सेवा आयोग की बात की गई है तो 315 में की गई है। और कोई बचा, नहीं बचा। तो ठीक है, 324 यानी कि निर्वाचन आयोग की बात की गई है। उसके बाद आपका 315 तो लोक सेवा आयोग की, जो आपने लोक सेवा आयोग है उसकी कब की जाती है, पब्लिक सर्विस कमीशन वाली, तो 315 आर्टिकल के तहत। और वित्त आयोग सबको पता ही होगा 280 के तहत। ठीक है, वही चीज आगे देखिए यहाँ पे दे दिया है, 324 निर्वाचन आयोग, 315 लोक सेवा आयोग, 280 वित्त आयोग एवं 338 जो है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का है, व्यवस्था करता है। इसमें कौन था 338, ये रहा, ये जो है इसमें हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, चलिए थोड़ा सा वो क्या हुआ था, स्क्रीन हट गई थी। अगला प्रश्न है आपके सामने, अनुच्छेद 243 जी के अधीन निम्नलिखित में से कौन सी पंचायतों की शक्ति नहीं है बताना है। ठीक है, तो भू राजस्व का विनियमन जो है नहीं है, तो बाकी कौन कौन है ये देख लेते हैं। ठीक है, ये जो है आंसर हो जाएगा इसका। तो भूमि विकास का है, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन के कर सकते हैं, भू चकबंदी और मृदा संरक्षण भी किया जा सकता है 243 जी के तहत। तो अभी 243 के बारे में देख लेते हैं, ये एनडीए देखिए एनए में पूछा हुआ है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जी के तहत पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व वर्णित है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्यों का वर्णन है। पंचायत के कार्यों में भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, भू चकबंदी और मृदा संरक्षण शामिल है। भू राजस्व का नियमन पंचायत का कार्य नहीं है। भू राजस्व का नियमन जो है, अब यहीं पे याद रखिएगा कि पंचायत का ये कार्य नहीं है। ठीक है, तो ये 243 जी क्या क्या बताता है ये देख लीजिएगा आप। ठीक है, और 11वीं अनुसूची में जो है पंचायतों के कार्यों का वर्णन किया गया। अगला दिया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधानों को प्रदान करता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का हमने शायद अमेरिका से लिया है, 61 आर्टिकल है अपना, ये रहा। तो 61 आर्टिकल जो है इसके तहत हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। तो देख लेते हैं, भारतीय संविधान के भाग 5 के तहत अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि महाभियोग का प्रस्ताव जो है किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है। तो वो क्या होता है कि किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है, वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो। ठीक है, निम्न सदन या उच्च सदन दोनों में जो जो चाहे महाभियोग प्रस्ताव पारित जो है प्रस्ताव को ला सकता है। ठीक है, महाभियोग के प्रस्ताव को राष्ट्रपति के खिलाफ। इस प्रस्ताव को दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत द्वारा पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति अपने पद से जो है हट जाता है। तो ध्यान रखिएगा 2/3 बहुमत जो है मिल जाता है तो राष्ट्रपति का पद जो है खाली हो जाता है, मतलब खाली नहीं किया जाता है, वो हट जाते हैं, दूसरे नियुक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद 53 जो है आपका क्या बताता है, तो संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। और 72 क्या बताता है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में बताता है। और 73 जो है आर्टिकल वो बताता है आपका अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, यानी संघ की कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार कहाँ तक है, ये 73 आर्टिकल में बताया जाता है। तो ध्यान रखिएगा जो भी आर्टिकल्स दिए हैं वो अच्छे इंपॉर्टेंट सी आर्टिकल्स है। अगला दिया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। तो ये है आपका 222 आर्टिकल। ठीक है, ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। यानी न्यायाधीश की ट्रांसफर की बात हो रही है, ये किस में की गई है, अनुच्छेद 222 में की गई है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे ना उसके क्या कहते हैं उसके परामर्श के पश्चात ही ये बात होगी। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है,
भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में, तो अभी देखा हमने 72 में जो है भारत में जो है आर्टिकल 72 बताता है कि राष्ट्रपति जो है किसी की जो है मतलब अगर सजा सुनाई गई है तो उसकी क्षमादान की शक्ति उसके पास होती है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का प्रावधान करता है। यह क्षमादान 5 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन? क्षमा यानी कि माफी कर देगा वो बिल्कुल, दंड विराम कर देगा, प्रतिलंबन कर देगा यानी कि उस पर रोक लगा देगा, परिहार कर देगा, और लघुकरण यानी कि बड़ा आपका जो है सजा है तो उसको छोटा कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति जो है क्षमादान की शक्ति का प्रावधान करता है। क्षमा, दंड विराम, प्रतिलंबन और परिहार और लघुकरण, वैसे ही राज्यपाल को भी है अपने ये क्षमादान की शक्ति मिलती है, बस थोड़ा सा कम मिलता है उसको इससे, इनसे, राष्ट्रपति से। अगला प्रश्न है, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो हमने देखा ही अभी 315 में जो है लोक सेवा आयोग का जो है प्रावधान किया गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग 14, ध्यान रखिएगा, भाग 14 अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है। अब ये 328 जो दिया है वो क्या है? तो विधानमंडल के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की राज्य विधानमंडल की शक्ति के बारे में अनुच्छेद 328 में दिया गया है। अनुच्छेद 340 में क्या दिया गया है? तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आयोग बनाने का प्रावधान तो अभी देखा ही था हमने, 340 और 41। ठीक है, उसके बाद 228 आर्टिकल क्या कहता है? तो ये कुछ मामलों को उच्च न्यायालयों को हस्तांतरित करने की शक्ति है। ठीक है, अनुच्छेद 228 क्या है? कुछ मामलों में उच्च न्यायालय को हस्तांतरित करने की शक्ति। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है? तो अभी हमने देखा ही था, 338 जो है आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के में अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 38 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुच्छेद जो है 338 ए में यानी क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का बात किया गया। तो ध्यान रखिएगा 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित यानी एससी आयोग बैठाया जाएगा, एससी, और अनुच्छेद 338 ए जो है उसमें आपका एसटी आयोग जो है बिठाया जाएगा यानी गठन किया जाएगा। ठीक है, अगला जो दिया था अनुच्छेद देख लेते हैं, तो 332 जो है राज्य की विधानसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। 342 जो है आपका ए, वो क्या कहता है? तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति द्वारा किसी क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करना किसमें है? तो 342 ए में है। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन ऐसा घोषित कर सकता है? तो वो राष्ट्रपति है। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 328, तो किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति है। तो ध्यान रखिएगा 328 आर्टिकल क्या कहता है? तो किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति बताता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, तो ये भी मिलान करना है जो कि 265 266 है, और उसके बाद आपका 200 267 और 263। तो देखिए इसमें मिलाने में ऑप्शन आगे निकल जाएगा, तो यहीं पे हम बता देते हैं आपको कि क्या है इसका। वैसे उसका आंसर जो था ए हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहीं पे मिला लेते हैं कि 265 क्या बताता है? तो कानून के प्राधिकारों के बिना कर नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, 266 क्या बताएगा? तो भारत की संचित निधि के बारे में बताएगा, और 267 क्या बताएगा? ये बताएगा आकस्मिक निधि, यानी कि 267 में आकस्मिक निधि की बात की गई है। और अंतर राज्य परिषद की बात कहाँ की गई है? तो 263 में की गई है। ध्यान रखिएगा, 265 कानून के प्राधिकारों के बिना कर नहीं लगाया जाएगा, 266 आपका भारत की संचित निधि से है, और 267 में आपका 267 में आपका आकस्मिक निधि की बात की गई है, और 263 में जो है अंतर राज्य परिषद का बात किया गया है अनुच्छेद में। ठीक है, ये सारे अनुच्छेद थे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है आपको, फिर से अनुच्छेद दिया है और इसमें क्या करना है? मिलान करना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, पहले हम ये कर लेते हैं कि सी है। ठीक है, अब सामने अभी ऑप्शन और वो दोनों मिल रहे हैं, तो चलिए मिला लेंगे अपन। जैसे इसका आंसर क्या हो गया? सी, यानी कि ए का जो है फर्स्ट हो जाएगा। तो 61 में जो दिया है महाभियोग हमने देखा ही था राष्ट्रपति पर, 61 के तहत लगता है। और आपका 72 में क्या है? राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियों के बारे में बात की गई है। और इसका 54 में क्या है? इलेक्शन यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात की जाती है। और राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है आपका 1 to 3 के तहत। और 76 में जो है महान्यायवादी जो की नियुक्ति की जाती है, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नल जनरल की, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसमें की जाती है?
आपका आर्टिकल 76 के तहत की जाती है। ठीक है, अब वही चीज यहाँ पे बता दिया है कि महाभियोग 61 में, 72 में क्षमादान, 54 में राष्ट्रपति का चुनाव, 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा और 76 में महान न्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। अब अगला दिया है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 18 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और बताना क्या है, कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका कोई भी उसमें सही नहीं दिया है। ठीक है, तो उसको देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। सही क्या होगा ये चलिए देख लेते हैं। भारत का कोई भी नागरिक अनुच्छेद 18 के उपखंड 2 के अनुसार विदेशी राज्यों से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता है। बालाजी राघवन बनाम भारत संघवाद 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्मश्री उपाधियां लेकिन पुरस्कार समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करते हैं। ठीक है, तो दोनों गलत थे। यानी कि देखिए क्या दिया था आपको, अब ये याद रखना है कि राघवन बनाम भारत संघवाद कब हुआ था, तो 1996 में हुआ था। ठीक है, और भारत का कोई भी नागरिक अनुच्छेद 18 के उपखंड 2 के अनुसार विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, और बालाजी राघवन बनाम भारत संघवाद जो है 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्मश्री उपाधियां है। ठीक है, समानता का अधिकार यानी कि पुरस्कार किसी भी प्रकार का ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा घोषणा नहीं की गई है, इसीलिए वो स्टेटमेंट जो है गलत हो गया था। ठीक है, तो एक बार आप लोग स्टेटमेंट ठीक से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ दिया था प्राप्त कर सकता है जबकि नहीं कर सकता है, और इसमें दिया है यस मगर यह पुरस्कार समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है, तो बिल्कुल नहीं करता है, इसलिए स्टेटमेंट ये गलत हो गया था। ठीक है, राघवन बनाम भारत संघवाद कब हुआ था, तो 1996 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें भी क्या करना है, मिलान करना है, और इसका आंसर क्या है आपके सामने, डी है। ठीक है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, बी का जो है आपका एक है यानी कि ऊपर, और एक यानी कि डी है ये। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 2 यानी कि ऊपर चल जाएगा। हम ये मिला देती हूँ मैं, अभी रुक जाइए। सी का है 3 हो जाएगा, और 4 का जो है 4 हो जाएगा। तो पहले ये जो दिख रहा है ऑप्शन उनको देख लेते हैं, चाहे ये बस ऐसे है और ये ऐसे है। ठीक है, ये हट जाता है ना। ठीक है, चलिए अब यहाँ से मिला देते हैं। तो 230 का जो 243 के है उसमें राज्य चुनाव आयोग की बात की गई है। 243 एक में जो है आपका आई में, उसमें राज्य वित्त आयोग की बात की गई है। 243 आई है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या है, राज्य वित्त आयोग की बात करती है। और 243 जेड डी जो है जिला योजना समिति की बात करता है। और 243 जेड ई जो है मेट्रोपोलियन प्लानिंग के लिए समिति की बात करता है। ठीक है, अभी मिलान किया होगा आगे, तो उसको भी हम देख लेते हैं। चलिए, 243 के क्या बताता है, तो राज्य चुनाव आयोग यानी पंचायतियों के लिए निर्वाचन आयोग की बात करता है। उसके बाद क्या है, 243 आई क्या बोलता है, राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने की बात करता है। 243 जेड डी क्या बोलता है, तो जिला योजना समिति इसके तहत गठित होगी। और 243 जेड ई जो है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग के बारे में बात की, समिति गठन की जाएगी। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग के लिए समिति गठित की जाएगी आपकी 243 जेड ई के तहत। अब अगला क्वेश्चन जो दिया है आपका, दिया है कि 300 जो है किससे संबंधित है, तो ये ना मुकदमे एवं कार्यवाही से संबंधित है। चलिए इसका आंसर हम अभी देख लेते हैं, ये बीपीएससी का ही क्वेश्चन है। अनुच्छेद 300 जो है किससे संबंधित है, इसके बारे में हम देख लेते हैं अभी यहाँ पे। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 वाद तथा कार्यवाही से संबंधित है, अर्थात भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के विरुद्ध कोई मुकदमा किस नाम से संस्थगित किया जाएगा अथवा भारत सरकार एवं राज्य सरकारें किस नाम से वाद ला सकती है, अनुच्छेद 300 के अधीन निम्नलिखित उपबंध है। तो 300 के तहत क्या क्या उपबंध है, तो देख लीजिए। भारत सरकार भारत संघ के नाम से मुकदमा कर सकती है, या भारत सरकार पर भारत संघ के नाम से भी वाद लाया जा सकता है। राज्य की सरकार उस राज्य के नाम से वाद ला सकेगी, या उस राज्य के नाम से भी वाद लाया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप मेनका गांधी बनाम भारत संघ, एक के गोपालन बनाम मद्रास राज्य। ठीक है, कोई व्यक्ति है ये, और ये मद्रास राज्य के बनाम लेके आए हैं, ये भी एक व्यक्ति है, और ये भारत संघ के विरुद्ध ही लेके आई हैं। तो ऐसे चीजें भी है, लाई जा सकती हैं। ठीक है, अब संविधान की प्रस्तावना से आपका क्वेश्चन है, तो क्या पूछा था क्वेश्चन, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित किया गया था। तो संविधान की मूल संरचना जो है आपका किस आर्टिकल के तहत किया गया था, तो ये डी हो जाएगा आपको। ठीक है, ये डी जो है आंसर हो जाएगा, यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देख लेते हैं।
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में, पहले यही सन याद रखना है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद जो हुआ था वो 1973 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। संविधान की मूल संरचना का तात्पर्य संविधान में निहित उन प्रावधानों से है जो संविधान भारतीय राजनीतिक और लोकतांत्रिक आदर्शों को जो है प्रस्तुत करती है। तो आपको ये भी अभी ध्यान रखना है कि संविधान की मूल संरचना से मतलब क्या समझते हैं आप? यही कि संविधान में निहित उन प्रावधानों से है जो संविधान भारतीय राजनीतिक और लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक जो है अध्याय 5 तक जो है खत्म हो जाता है। अगले वीडियो में जो हम कंटिन्यू करेंगे अध्याय 6 से। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी जो है प्रतिक्रिया जरूर दें। और नए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाइएगा। अगर आपको सीखने को मिलता है तो आपका भी कर्तव्य बनता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।